चलो ये हो गया रिकॉर्डिंग स्टार्ट। और आज के क्लास में हम लोग लास्ट क्लास तक देखे थे शॉर्ट और मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन तीन टाइप का होता है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। आज हम लोग डायरेक्टली बात करने वाले हैं लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। तो देखो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग को बात क्या करना है। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग को कुछ तो अप्रोक्सीमेशन लेना नहीं है, जैसा नेटवर्क पढ़े हैं बिल्कुल सारा का सारा नेटवर्क वैसा ही रहेगा। बाकी सारा पैरामीटर्स को हम लोग क्या किए थे, हम लोग सिर्फ एक सेट को लिए थे। तुम लोग नोटिस किए इस चीज को, सिर्फ हम लोग एक सेट को इस तरीके से लिए थे और जहां पे सी को नेग्लेक्ट करना था वहां पे सी को कर दिए, जहां पे जी को करना था वहां पे जी को कर दिए, जहां पे सी को लाना था वहां पे सी को ले आए। इसी तरीके से किए ना। बट लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन को हम लोग लंप्ड नेटवर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। देखो यहाँ पे हो जाएगा कैपेसिटर, यहाँ पे हो जाएगा कंडक्टेंस, फिर एक सेट आएगा रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, फिर यहाँ पे कैपेसिटेंस, फिर यहाँ पे आ जाएगा कंडक्टेंस, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पे इसी तरीके से बढ़ता चला जाता है। ये हम लोग का होता है ट्रांसमिशन, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, अब बताओ इस साइड में जो वोल्टेज होता है इसको हम लोग नाम देते हैं क्या, VS। इस साइड में जो वोल्टेज होता है इसको हम लोग नाम देते हैं VR। यहाँ से जो करंट आ रहा है IS, यहाँ पे जो करंट जा रहा है IR। बाकी सारा जगह का पैरामीटर जैसा होता है वैसा लिख देंगे, RL CG, उसी तरीके से RL CG, RL CG, जो भी पैरामीटर्स है लिख देंगे। वेयर R क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इन पर किलोमीटर, क्योंकि R का यूनिट ही होता है ओम पर किलोमीटर। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। L क्या होता है, इंडक्टेंस पर किलोमीटर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में। तो सबसे पहले हम, अच्छा लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन होता कितना दूरी से स्टार्ट होता है, 200 किलोमीटर मोर देन। LF का मल्टीप्लीकेशन ग्रेटर देन 10,000, यही होता है ना। यस LF इसका यूनिट क्या होता है, किलोमीटर पर सेकेंड, इतना। अगर इंडिया में बात करें तो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन मीन्स लाइन लेंथ ग्रेटर देन 200 किलोमीटर। ठीक है, बस देखो इसी टाइप का तुम लोग को भी स्टोरी लिखना रहता है, थोड़ा सा इसका तुम लोग हैबिट डाल लो, बाकी हम तो जितना होगा हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, रनिंग नोट्स में तुम लोग सिर्फ मतलब होता है ना जैसे डेरिवेशन ये सब, अगर तुम लोग उसमें खुद से डेफिनेशन हिंदी इंग्लिश, देखो डेफिनेशन मतलब होता है एक डेफिनेशन जो बुक किस लैंग्वेज वाला होता है, एग्जामिनर उसी को ढूंढता है, और एक डेफिनेशन होता है समझने पॉइंट ऑफ व्यू से। बुक किस लैंग्वेज वाला कैसा होगा, इट स्टेट्स दैट करके बड़ा बड़ा लिखा रहे। अपना डेफिनेशन समझने के लिए हिंदी में समझ आ रहा है हिंदी में लिख लो, इंग्लिश में समझ में आ रहा है इंग्लिश में लिख लो, लेकिन कुछ लिख लो उसके बारे में कि हाँ इसका मतलब ये होता है। वो भी एक तरह का डेफिनेशन ही है ना, जिसको देख करके एटलीस्ट समझ तो जाओगे कि हाँ ये क्या होता है। बाकी एग्जामिनर, अगर हम लोग को एग्जाम वाला डेफिनेशन याद नहीं हो पाया तो हम लोग को ये डेफिनेशन लिख देंगे, तो उस तरह का हम लोग करेंगे। बाकी लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में और क्या होता है, तो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में होता है ये जो पैरामीटर है इसको हम लोग थ्रू आउट द नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटेड ही मानते हैं। और सब जगह में क्या कर रहे थे, तो डिस्ट्रीब्यूटेड को हम लोग लंप्ड मान रहे थे, मतलब एक जगह इकट्ठा मान रहे थे। यहाँ सारा रेजिस्टेंस यहीं पे, यहाँ पे इंडक्टेंस आ गया, यहाँ पे कैपेसिटेंस, यहाँ पे कंडक्टेंस, और बाकी कुछ नहीं है ट्रांसमिशन लाइन। बट लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में ऐसा नहीं करेंगे, थ्रू आउट द लाइन ये डिस्ट्रीब्यूटेड ही रहेगा। इसका मतलब यहाँ पे हियर वी कंसिडर डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क इन लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। समझ पा रहे हो। और यहाँ पे जो ये है 10,000 किलोमीटर पर सेकेंड,
उसका मीनिंग ये निकाल सकते हैं या सर कि 1 सेकेंड में 10,000 किलोमीटर तक उसका वेव फॉर्म जाएगा, या नहीं ये कहना ऐसा सही है या गलत नहीं, ऐसा बोल नहीं सकते हैं, मतलब ये कोई जनरलाइज्ड स्टेटमेंट नहीं है, बट अगर तुम बोलना चाहोगे तो बिल्कुल बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ से वेव ही ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। बट इसका स्पीड बहुत ज्यादा होता है, 10,000 किलोमीटर से बहुत ज्यादा होता है, तो हम लोग स्पीड के टर्म में रिलेट नहीं करेंगे, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। है? यस। तो अब देखो, और हम लोग क्या लिखेंगे लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में, हम लोग शॉर्ट में किसको किसको नेग्लेक्ट करते थे, कैपेसिटेंस और कंडक्टेंस। कैपेसिटर और कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को हम लोग क्या नेग्लेक्ट कर देते थे। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में कंडक्टेंस को नेग्लेक्ट कर देते थे। क्या लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में किसी को नेग्लेक्ट करेंगे? अरे सर ये क्या बोल रहे हैं, अगर नेग्लेक्ट ही करना है तो फिर उसको डालेंगे क्यों? लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में तो दोनों रहेगा, इसी के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एयर शंट कैपेसिटर या कैपेसिटेंस। देखो यहाँ पे कैपेसिटर नहीं लिख रहे हैं, कैपेसिटर और कैपेसिटेंस में डिफरेंस पता है ना तुम लोगों को? यस सर। एंड शंट कंडक्टेंस बता देते सर। नहीं बता कैसे देते हैं, हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि हम ही पढ़ाए हैं। नहीं अगर मतलब जो जिसको नहीं पता है वो वेट कर लो, पता चल जाएगा, ठीक है। कैपेसिटेंस कंडक्टेंस इज कंसीडर्ड, मतलब यहाँ पे हम लोग नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। अब जब सारा चीज को हम लोग यहाँ पे कंसीडर ही करेंगे तो फिर तो इसको एनालाइज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो हम लोग को यूज करना पड़ता है इसी के लिए हाइपरबोलिक वाला टर्म, क्योंकि ई टू दी पावर गामा एल आ जाता है। देखो एल क्या है, लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, ध्यान रखना, और इसके नीचे यहाँ पे लिख देना डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क ऑफ लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, इस तरीके से फिगर के जस्ट नीचे डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क ऑफ लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग इसका ABCD पैरामीटर निकालेंगे। तो निकालेंगे हम लोग नहीं, हम लोग डायरेक्टली इसको याद रख लेंगे, याद रखना उतना टफ नहीं है इसको। ABCD ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे जो टर्म आ जाएगा क्या आता है देख लेते हैं, cos H गामा L, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा ZC साइन गामा L, फिर यहाँ पे आ जाता है 1/ZC साइन गामा L, यहाँ पे आ जाता है cos H गामा L। अगर इसी को इक्वेशन के फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? इक्वेशन के फॉर्म में हम लोग को पता है ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है, VS IS इज इक्वल्स टू ABCD VR IR। इसी को जब हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं तो VS इज इक्वल्स टू AVR प्लस BIR, IS इज इक्वल्स टू CVR प्लस DIR। ये तुम लोग के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हम बता दे रहे हैं सो दैट अगर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन आ जाए, हालांकि ये आएगा नहीं, बहुत कम उम्मीद है, क्योंकि बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन बन सकता है ना, तो ये नॉर्मली पूछा नहीं जाता है, बट फिर भी सारा ट्रांसमिशन लाइन पढ़ रहे हैं तो हम लोग इसको भी देख लेंगे। तो VS इज इक्वल्स टू इक्वेशन जो आएगा वो ए का वैल्यू क्या है, cos H गामा L, cos H गामा L इंटू VR प्लस ZC इंटू साइन H गामा L इंटू IR। उसी तरह से IS का इक्वेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/ZC इंटू साइन H गामा L इंटू VR प्लस cos H गामा L इंटू IR। ये इक्वेशन बस तुम लोग को यहाँ तक लिख देना है, और हम बोलेंगे कि इसको ठीक है याद कर लेना, हालांकि याद करने का जरूरत भी नहीं है क्योंकि ये आएगा नहीं एग्जाम में कभी, बट ठीक है। ZC और गामा हाँ ये बोलो। सब क्या है? बिल्कुल अभी वही सब बता रहे हैं। देखो अब तुम लोग को यहाँ पे बहुत सारा नया नया टर्म दिखाई दे रहा होगा, क्या क्या नया नया दिखाई दे रहा है, तो पुराना पहले लिखते हैं। पुराना क्या क्या दिखाई दे रहा है, तो VS दिखाई दे रहा है, VR दिखाई दे रहा है, IS दिखाई दे रहा है, IR दिखाई दे रहा है, ये तो सर पुराना है।
और एक क्या है, एल भी पुराना है। एल क्या है, लेंथ है ना। नया क्या दिखाई दिया, यस सर। नया हम लोग को गामा दिखाई दिया, या फिर एल को भी नया में ही मान लो। एल नया दिखाई दिया और हम लोग को जेड सी नया दिखाई दिया। बाकी कॉस एच तो वो हाइपरबोलिक कॉस होता है, ठीक है। गामा क्या है, तो गामा है प्रोपागेशन कांस्टेंट। प्रोपागेशन कांस्टेंट इसको बोलते हैं। एल क्या है, तो लेंथ, किसका लेंथ, ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। जेड सी इंपॉर्टेंट है, जेड सी को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस। कैरेक्टरिस्टिक्स, अब सर कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस क्या होता है, तो ट्रांसमिशन लाइन का जो इंपीडेंस होता है उसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस बोलते हैं। अभी हम लोग इसी पे बात करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस क्या होता है, फिर देखेंगे कि सर्ज इंपीडेंस क्या होता है, फिर सर्ज इंपीडेंस लोडिंग क्या होता है, बस इतना। इससे आगे हम लोग ट्रांसमिशन, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, हालांकि इतना भी तुम लोग को नीड नहीं। फिर भी हम लोग कुछ कुछ टर्म जो है वो हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ सारा चीज जो तुम लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, सबका मतलब। प्रोपागेशन कांस्टेंट क्या है, तो वेव जो है वो प्रोपागेट करता है। क्या है, वेव इस तरीके से प्रोपागेट करता है ना, तो बस उसी का एक प्रोपागेशन कांस्टेंट है गामा है। अभी फॉर द टाइमिंग तुम लोग इतना ही जानो, ठीक है। बाकी ये कैसे आता है इसका भी एक डेरिवेशन है, बहुत लंबा चौड़ा है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस पे। तो यहाँ पे हम लोग हेडिंग देंगे कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस ZC। अब ये क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस, तो एक मिनट रुक जाओ। हाँ, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस क्या होता है, तो सिंपल सा ये क्या होता है, तो ट्रांसमिशन लाइन का जो इम्पीडेंस होता है उसी को हम लोग नाम देते हैं क्या, कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि उसका कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है ना। जैसे हम लोग कोई भी मशीन वगैरह में उसका कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं, टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स, या फिर कोई भी कैरेक्टरिस्टिक, मतलब उसका अंदर का बिहेवियर बताते हैं। तो उसी तरीके से ये कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस है, मतलब वैसा इम्पीडेंस जो कि ट्रांसमिशन लाइन का कैरेक्टरिस्टिक बताए, उस इम्पीडेंस को हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस बोलते हैं। क्या हो जाएगा इसका डेफिनेशन, इम्पीडेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन is known as या is called characteristic impedance। बस इसको तुम लोग सुन लो कहानी की तरह, ठीक है, क्योंकि ये तुम लोग को काम आएगा आगे, अगर कोई आगे फर्दर हायर स्टडीज में जाओगे तब। ZC, अब ZC का फॉर्मूला क्या होता है, तो ZC का फॉर्मूला होता है रूट अंडर Z बाई वाई। अब ये Z क्या है, तो Z है हमारा ये वाला, समझ पा रहे हो, इसी को ना Z बोलते हैं हम लोग, और इसी को हम लोग Y बोलते हैं, Z बाई वाई, ये है हमारा। अब सर, अब हम यहाँ पे फिर से बनाते हैं छोटा सा फिगर, ठीक है। एक हम बंडल ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे R, यहाँ पे L, बाकी एक हम दूसरा यहाँ पे ले रहे हैं C, यहाँ पे ले रहे हैं G। ये तो हो गया Z हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, R प्लस J ओमेगा L रूट अंडर J ओमेगा L। इसको हम लोग Y लिख रहे हैं, और हम लोग को पता है Y का मतलब क्या होता है, G प्लस JB, ठीक है, G प्लस JB। बट क्या B लिखना सही होगा, B लिखना सही नहीं होगा। तो सर अब Y निकालते हैं हम लोग, Y कैसे निकालेंगे, बस वही हमारा सवाल है। तो देखो, हम लोग सबको पता है कि पैरेलल रेजिस्टेंस का हम लोग को वैल्यू कैसे मिलता है। अगर R इक्विवेलेंट चाहिए, R1 R2 चाहिए, तो 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 होता है। मतलब इस लाइन का इम्पीडेंस कितना होगा, मतलब देखो आप सिंपली इसको यहां से रिलेट करते हैं, ठीक है, रेड वाले से बनाते हैं।
पहले हम यहाँ से क्या निकालते हैं, जेड इक्विवेलेंट निकालते हैं। जेड इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये Z1 हो जाएगा, ये Z2 हो जाएगा, मतलब 1/Z1 प्लस 1/Z2, ऐसे ही होगा। इंडक्टेंस का देखो j ओमेगा L लिखते हैं, कैपेसिटेंस का क्या लिखते हैं हम लोग, x इज इक्वल्स टू 1/j ओमेगा c लिखते हैं ऐसा। तो 1/j ओमेगा c को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर ऊपर j को ले जाएं माइनस j बाई ओमेगा c लिखते हैं। समझ पा रहे हो तुम लोग, और सिर्फ r है यहाँ पे, ये तो r है ना, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, g मतलब 1/r लिख सकते हैं ना। अगर मान लो Z2, सॉरी ये कंडक्टेंस है, मतलब G है ना, ये तो रेजिस्टेंस तो है नहीं, तो ये G है। Z2 क्या हो जाएगा, 1/G होगा, क्योंकि G तो कंडक्टेंस है ना। अगर उसका इम्पीडेंस चाहिए, क्योंकि ये तो इम्पीडेंस निकाल रहे हैं ना हम लोग पैरेलल में। कितने लोग समझ पा रहे हो, Z2 को हम लोग 1/G लिख सकते हैं। यस सर। अब बस हम लोग फाइनली यहाँ पे उस वैल्यू को पुट करेंगे। सर 1/Z कैपेसिटेंस में तो उल्टा ना हो जाएगा सर, अगर पैरेलल में है तो वो तो 1/, नहीं होके डायरेक्ट में होगा। नहीं, देखो हम यहाँ पे ये x नहीं निकाल के ये Z1 का वैल्यू निकाले और Z2 का वैल्यू निकाले। यहाँ पे Z2 है ना, तब तो हम यहाँ पे Z1 Z2 का वैल्यू यहाँ पे put करेंगे। जी सर, होगा जैसे ना, बोल रहे हैं पुट सर। करेंगे तब ना 1/G होगा। चलो अब हमको पूरा जो है राम कथा सुनाना पड़ेगा। देखो ये G है, G का मतलब होता है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का यूनिट होता है ओम का इनवर्स, मोह। क्या Z को हम लोग G लिख सकते हैं? नहीं। अगर हम लोग Z लिखना है, मान लो Z के टर्म में लिखना है इसको, तो Z को लिखना पड़ेगा ना 1/G, तब तो ये Z बनेगा ना, इसका इनवर्स, तब तो ये ओम बनेगा। Z का यूनिट ओम होता है, और यहाँ पे इसका नाम हम Z2 दिए हैं, इसी के लिए Z2 यहाँ पे, तो Z2 इज इक्वल्स टू 1/G। समझ पा रहे हो यहाँ पे क्यों ऐसा लिखे, Z2 इज इक्वल्स टू 1/G, ताकि इसका यूनिट ओम आ जाए, इसका भी यूनिट ओम आ जाए। अब हम लोग को ये एक तरह का पैरेलल सर्किट हो गया, दोनों का Z इक्विवेलेंट निकालना है। 1/Z इक्विवेलेंट मतलब 1/Z क्या हो जाएगा, Y हो जाएगा। वही पूछ रहा था सर, Z2 को 1/G Y भी लिख सकते हैं ना, ऐसे करके जो Z को सर। अरे हम इस पूरा को Y कंसिडर कर रहे हैं ना। हाँ, उसी हिसाब से बोल रहे थे, जैसे आप Z2 को बोले ना सर। क्या बोल रहे हो, पहले अच्छे से हमको बताओ, हम समझ नहीं पा रहे हैं। देखो हम Z2 Z, आप- हमको देखो सुनो एक मिनट, ZC का मतलब होता है √Z/Y। Z तो हम डायरेक्टली लिख दिए R प्लस J ओमेगा L। अब सवाल ये है कि सर Y क्या लिखे, तो Y हम लोग को पता है, Y इज इक्वल टू G प्लस J ओमेगा, या फिर G प्लस J भी होता है। बट हमको यहाँ पे, अगर यहाँ पे R और L है, तो यहाँ पे तो R L के टर्म में आ गया। यहाँ पे G और C है ना, तो G और C के टर्म में आना चाहिए, ना कि G और B के टर्म में। इसी के लिए हम लोग अब फर्दर इसको सॉल्व किए। तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करके Y का वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं। तो तुम लिखना चाह रहे हो Z2 को 1/Y। यस सर। इससे क्या होगा, क्या ये मतलब फिर जो हमारा कैपेसिटेंस है वो Y में नहीं आता है? नहीं मतलब हम समझने के लिए बोल रहे हैं सर, वैसे लिख सकते हैं। नहीं वैसा, देखो सिंपल सा बात है। मेरा सबसे बड़ा कभी कभी लगता है ना हमको गलती, कि हम इतना बेसिक में समझाने चले जाते हैं कि तुम लोग का और डाउट क्रिएट हो जाता है। अदरवाइज हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते थे G प्लस J ओमेगा C, ठीक है। लेकिन हम थोड़ा चाहते हैं कि तुम लोग थोड़ा चीजों को अच्छे से समझो। हमको नहीं पता है कि ये Y है, ठीक है। हमको क्या पता है, ये कैपेसिटर है और ये कंडक्टेंस है। कंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है, तो इसका यूनिट होता है ओम का इनवर्स होता है। कंडक्टेंस का यूनिट ओम इनवर्स होता है। अब हमको क्या करना है, रेजिस्टेंस का हमको पता है, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं, उसका फॉर्मूला 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 पता है हम लोग को। उसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे दो सर्किट जो दिखाई दे रहा है, हमको अभी Y नहीं पता है, हम लोग को तो Y ही निकालना है ना, हमको Y नहीं पता है, Y को भूल जाओ एक मिनट के लिए।
हमको उस जो सर्किट वहां पे है उसको हम यहाँ पर उठा करके ले आए, मतलब Z इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू यहाँ पे जो भी प्रेजेंट है उसका नाम हम Z1 दिए, यहाँ पे जो भी प्रेजेंट है उसका नाम Z2 दिए। अगर Z1 Z2 का वैल्यू हमको मिल जाता है तो Z इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, और 1/Z इक्विवेलेंट ही तो Y होगा ना यहाँ पे। यस सर। अब हम अपना टारगेट पे चले गए, Z1 क्या है और Z2 क्या है। तो Z1 यहाँ पे कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस का इम्पीडेंस क्या होता है, तो 1/J ओमेगा C होता है, 1/J होता है, तो J को हम ऊपर ले गए तो -J/ओमेगा C होता है। तो Z1 तो क्लियर है। कंडक्टेंस, कंडक्टेंस को Z2 इज इक्वल्स टू G लिखेंगे या 1/G लिखेंगे, सवाल तो यही था। तो Z2 इज इक्वल्स टू G लिख देंगे तो इसका यूनिट तो ओम इनवर्स होना चाहिए, लेकिन Z2 तो इम्पीडेंस है, ओम होना चाहिए, इसी के लिए हम लोग 1/G किए। समझ पा रहे हो। अब यहाँ पे Y इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई Z1 का वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे -J/ओमेगा C प्लस Z2 का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 1/G। कितने लोग समझ पा रहे हो। यस सर। यस सर। अदरवाइज हम इतना बेसिक्स में कभी जाएंगे ही नहीं, मतलब हम चाहते हैं कि तुम लोग का हर चीज का विद प्रॉपर रीजन तुम लोग को पता रहे। अदरवाइज तो हम अभी लिख देते वहां पे G+J/ओमेगा C होता है, क्या फर्क पड़ता है, तुम लोगों को तो पता भी नहीं चलता कि हाँ। अब देखो यहाँ पे ये ओमेगा C ऊपर चला गया डिवाइडेड बाई -J नीचे है प्लस ये G ऊपर चला गया, ये जो है J ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे J चला जाएगा और यहाँ पे J स्क्वायर क्या होता है -1 होता है, -1। मतलब ये यहाँ पे 1 हो जाएगा। मतलब हम लोग को फाइनली Y का वैल्यू कितना मिला, G+J/ओमेगा C। बस इसी वैल्यू को हम वहां पे पुट करेंगे G+J/ओमेगा C। समझ आया। यस सर। अब देखो फाइनली कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस जो हम लोग को मिला ZC इज इक्वल्स टू √Z डिवाइडेड बाई पाई, इसका वैल्यू क्या मिला, तो R+J/ओमेगा L डिवाइडेड बाई G+J/ओमेगा C। अब बताओ लॉसेस जो होगा, एक्टिव पावर का लॉसेस कहाँ पे होगा। अच्छा यहाँ पे वेयर Z और Y क्या है ये भी लिख देना, वेयर Z इज इक्वल्स टू सीरीज इम्पीडेंस और Y क्या है, शंट एडमिटेंस। एडमिटेंस। ठीक है। उसके बाद अब बताओ लॉसेस कहाँ पे होगा, R और G में। समझ पा रहे हो। लॉसेस कहाँ पे होगा, R और G में होगा ना। अगर हम लोग को चाहिए कि हमारा ट्रांसमिशन लाइन जो है वो लॉसलेस हो, लॉसलेस लाइन, इसका मतलब कौन कौन सा टर्म को हम लोग को जीरो करना होगा, R और G को। R इज इक्वल्स टू G इज इक्वल्स टू 0। अब फिजिकल मतलब समझो कि R का मतलब 0 क्या होता है, G का मतलब 0 क्या होता है, अलग अलग समझेंगे। और ये R और ये G अलग अलग है, ठीक है। इसका नाम R1 दे देते हैं, इसका नाम G1 दे देते हैं, ठीक है। अब देखो सीरीज में हमारा कुछ इस तरीके से है, कैपेसिटेंस को हटा देते हैं और इंडक्टेंस को हटा देते हैं, क्योंकि वो तो ऐसे ही मतलब हम लोग का काम का नहीं है लॉसेस में, क्योंकि वहां पे तो कुछ लॉसेस होगा नहीं। ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है। अब ये रेजिस्टेंस 0 का मतलब क्या होता है, ये शॉर्ट सर्किट। रेजिस्टेंस 0 का मतलब तो शॉर्ट सर्किट होता है ना। अरे समझ पा रहे हो। बट मेन सवाल आता है कि G0 का मतलब क्या है, इसको शॉर्ट कर देंगे या इसको ओपन करेंगे, क्या हो सकता है तुम लोग के अकॉर्डिंग बताओ। सर रेजिस्टेंस ओपन करेंगे। सबको पता है ओपन करेंगे, क्योंकि G1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/R होगा। होता है यस सर। इज इक्वल्स टू 0 कहने का मतलब R इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। यस सर ओपन कर देंगे। R इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट मतलब ओपन हो जाएगा। मतलब हमारा लॉसलेस लाइन में G इज इक्वल्स टू R इज इक्वल्स टू 0 होगा, तो वो लाइन कैसा होगा, वो लाइन होगा हमारा लॉसलेस लाइन।
मतलब जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं, इफ r इज इक्वल्स टू z इज इक्वल्स टू 0, देन लाइन को क्या बोला जाएगा? लाइन इज कॉल्ड lossless, लॉसलेस लाइन, मतलब लॉस नहीं होगा, क्योंकि लॉस वाला जो भी एलिमेंट है उसको तो हम लोग हटा ही दिए ना, या फिर इसको हम लोग नाम देते हैं क्या? लॉस फ्री लाइन। और यहाँ पे लाइन कहने का मतलब ट्रांसमिशन लाइन का बात हो रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक्टिव पावर का जो लॉसेस हो रहा था वो अब 0 होगा लाइन में। एक्टिव पावर लॉसेस इन लाइन इज इक्वल्स टू 0। ऐसा कंडीशन को ही हम लोग बोलते हैं लॉसलेस लाइन। जब ऐसा कंडीशन हो उस टाइम पे कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस का जो वैल्यू होगा, उस कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस का, देखो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस मतलब ट्रांसमिशन लाइन का कैरेक्टरिस्टिक्स, उस इम्पीडेंस का जो वैल्यू होगा उसको हम लोग नाम देते हैं नया नाम, जो कि होता है सर्ज इम्पीडेंस। समझ पा रहे हो सर्ज इम्पीडेंस क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस में अगर हम लोग लॉसी एलिमेंट को हटा दें तो जो बच जाता है और जो इम्पीडेंस फॉर्मेशन करता है वो होता है हमारा सर्ज इम्पीडेंस। समझ पा रहे हो? सर ऐसा प्रैक्टिकल पॉसिबल होता है क्या? देखो ट्रांसमिशन लाइन प्रैक्टिकल हम लोग कभी, सारा चीज टोटल इमेजिनेशन बेसिस पे बात करते हैं। बिल्कुल प्रैक्टिकल पॉसिबल होता है। हम लोग ट्राई करते हैं कि सारा चीज मिनिमम एज पॉसिबल हो। हम लोग उसके ऑप्टिमम कंडीशन पे काम करते हैं, ठीक है। सर्ज इम्पीडेंस, क्या हम बताए थे सर्ज इम्पीडेंस क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस में, मतलब कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ऑफ लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन इज कॉल्ड सर्ज सर्ज इम्पीडेंस। इम्पीडेंस। ठीक है, क्या बोलेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस ऑफ लॉसलेस या लॉस फ्री ट्रांसमिशन लाइन इज कॉल्ड सर्ज इम्पीडेंस। और इसको हम लोग क्या, उसको हम लोग नाम देते थे, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस को क्या नाम देते थे? ZC। इसको हम लोग क्या नाम देंगे? ZS। समझ पा रहे हो? अब हम लोग यहाँ पे ZS का वैल्यू लिखेंगे। ZS का वैल्यू भी क्या हो जाएगा? Z/Y, जिसमें रूट अंडर 0 प्लस j ओमेगा L, 0 प्लस j ओमेगा C। ये j ओमेगा कैंसिल हो जाएगा। फाइनली बचेगा क्या? ZS इज इक्वल्स टू रूट अंडर L/C। और इसका यूनिट क्या होगा? तो यूनिट होगा ओम। समझ पा रहे हो? अब सर ये चैप्टर बताओ, कौन सा है ये वाला सर? उतना हम नहीं बता सकते हैं, ठीक है। ये हमारा यहां तक तुम लोग को क्लियर हुआ? यस सर। किसी को सर्ज इम्पीडेंस में कोई दिक्कत अभी तक? अब तुम लोग बताओ, क्या यहाँ पे जो है कोई भी वैल्यू, अगर मान लो सपोज करो L है, ठीक है, इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस है, L का वैल्यू लेंथ मल्टीप्लाई करने से आता है और C का वैल्यू लेंथ मल्टीप्लाई करने से एक्चुअल आता है। दोनों कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे जितना L में लेंथ होगा उतना ही C में लेंथ होगा। मतलब yes sir, सर्ज इम्पीडेंस लेंथ के वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता है। यहाँ पे हम लोग नोट पॉइंट लिखेंगे। नोट पॉइंट क्या लिखेंगे? ZS वैल्यू does not depend upon length of ट्रांसमिशन लाइन। मतलब ट्रांसमिशन लाइन कितना लंबा है, क्या वो 300 किलोमीटर का है, क्या वो 500 किलोमीटर का है, क्या वो 1000 किलोमीटर का है, वो मैटर नहीं करता है।
सर्ज इम्पीडेंस का वैल्यू रूट अंडर एल बाई सी होगा। ऐसा इसको पढ़ने का टारगेट क्या है? इसको पढ़ने का मेन मकसद ये है कि हम लोग अभी आगे जस्ट इसके बाद एक टर्म देखेंगे सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग। ठीक है, अब हम लोग नया टर्म एक देखते हैं, सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग। क्या होता है सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग? जब हम लोग लोड कनेक्ट करते हैं, अब हम लोग का लोड मतलब क्या? वो भी एक तरह का इम्पीडेंस ही है ना, लोड मतलब तो इम्पीडेंस होता है। जब हम लोग का लोड और सर्ज इम्पीडेंस दोनों एक दूसरे के बराबर हो, उसका फायदा क्या है? तो उसका फायदा यह है कि जितना एक्टिव पावर सारा का सारा यूटिलाइज हो जाए, कहीं पे लॉसेस हो ही नहीं रहा है, ट्रांसमिशन लाइन में नहीं हो रहा है, हमारा लोड में नहीं हो रहा है लॉसेस, डायरेक्टली जो भी पावर जनरेट हो रहा है ट्रांसमिशन लाइन में कोई लॉसेस नहीं, लोड साइड में कोई लॉसेस नहीं, सारा का सारा यूटिलाइज हो रहा है। वैसे कंडीशन को हम लोग बोलेंगे सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग, जो कि एक आइडियल कंडीशन। समझ पा रहे हो? Yes, sir. सर एक बार फिर से रिपीट। देखो, सर्ज इम्पीडेंस क्या होता है? तो ये रूट अंडर एल बाई सी होता है और इसका यूनिट होता है ओम। ठीक है, मतलब इसका कुछ ये इम्पीडेंस है, मतलब इम्पीडेंस का कुछ वैल्यू होगा जो कि लॉस नहीं हो रहा है, क्योंकि जीरो लॉसी एलिमेंट को तो हम लोग जीरो कर दिए ना, रेजिस्टेंस ही है ना लॉसी एलिमेंट। Yes, sir. Yes, sir. और तुम लोग को और तुम लोग को हम किसी दिन फ्री क्लासेस में हमको याद दिला देना कोई एक स्टूडेंट कि ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू इक्वल होता है आर के। ये हम किसी दिन तुम लोग को क्लास में हम प्रूफ करा देंगे, फ्री क्लासेस में कराएंगे। Resonance। इसका मतलब रेजोनेंस नहीं, रेजिस्टेंस। जब हम लोग नेटवर्क थ्योरी में करते हैं तो R इज इक्वल टू रूट अंडर एल बाई सी आता है। कैसे आता है, क्या होता है, अदरवाइज कर लेते हैं ना यार अभी। देखो टाइम कांस्टेंट कांस्टेंट क्या होता है, आरएल सर्किट का क्या होता है, एल बाई आर होता है, और उसका आरसी सर्किट का क्या होता है, आरसी होता है ना। Yes, sir. हाँ सर। दोनों का Sir, टाइम 1 by कांस्टेंट RC होता है ना? 1 बाई आरसी होता है क्या? कुछ गड़बड़ हो जाएगा क्या? 1 बाई हाँ 1 बाई आरसी। तुम लोग कंफ्यूज कर दिए, एक्चुअली डाउट भी ऐसा ऐसा बोलते हैं। आरसी होता है या 1 बाई आरसी होता है? 1 बाई आरसी होता है। सर आरसी होता है। चलो, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं ये कैसे आता है। दोनों टाइम कांस्टेंट इक्वल होता है। मान लिया हम लोग दोनों का टाइम कांस्टेंट किसी भी पॉइंट में, तो टाइम कांस्टेंट मतलब क्या है, ये सेकंड दोनों सेकंड ना, दोनों का टाइम कांस्टेंट सेम है मान लिए। एल बाई आर इज इक्वल टू आर सी होगा। इससे क्या करेंगे, आर को उस साइड भेज दो, सी को इस साइड भेज दो, क्या हो जाएगा, एल बाई सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। R square. आर इज इक्वल टू रूट अंडर एल बाई सी होगा। समझ आया? ये एल बाई रूट अंडर एल बाई सी का मतलब ये रेजिस्टेंस है। मतलब सर्ज इम्पीडेंस जो है वो प्योर रेजिस्टिव की तरह बिहेव करता है, लेकिन प्योर रेजिस्टिव नहीं है, सबसे बड़ा खासियत। एक और पॉइंट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, सर्ज इम्पीडेंस ZS is also called as, हाँ रेजिस्टेंस ये है बट लॉसेस नहीं हो रहा है, इसी के लिए इसको हम लोग नाम देते हैं क्या, न्यूट्रल रेजिस्टेंस, या फिर रेजिस्टेंस ना बोल करके इम्पीडेंस, क्योंकि जेड का वैल्यू है ना, न्यूट्रल इम्पीडेंस। और ऐसा कब होता था जब सर्किट प्योर रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता था नेटवर्क थ्योरी में, जब हमारा सर्किट रेजोनेंस में होता था। ध्यान आ रहा है कुछ? और रेजोनेंस इम्पीडेंस, मतलब सर्ज इम्पीडेंस जो है उसका और दो नाम है, क्या, न्यूट्रल इम्पीडेंस और रेजोनेंस इम्पीडेंस। ये सब नॉर्मली एमसीक्यू आता है एसएससी जेई में, इसी के लिए हम भी यहाँ पे लिखा दे रहे हैं, अदरवाइज ये इतना जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है,
अब देखो सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग क्या होता है, तो वैसा लोडिंग कंडीशन जहां पे लोड का जो इम्पीडेंस हो और जो ट्रांसमिशन लाइन का इम्पीडेंस हो दोनों इक्वल हो, कहने का मतलब सर्ज इम्पीडेंस के इक्वल हो, ना कि कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस। कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस और सर्ज इम्पीडेंस क्या डिफरेंस है? कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन को बताता है जिसमें लॉसेस इंक्लूडेड रहता है, बट सर्ज इम्पीडेंस क्या होता है? ट्रांसमिशन लाइन के इम्पीडेंस को तो बताता है लेकिन लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन का लॉसी एलिमेंट जो भी है उसको हम लोग हटा देते हैं, उसके बाद जो बच जाता है वैसा हम लोग लेते हैं इम्पीडेंस को, तो वैसा इम्पीडेंस को हम लोग नाम देते हैं सर्ज इम्पीडेंस। और सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग क्या होता है, तो सर्ज इम्पीडेंस का जो वैल्यू है उसी वैल्यू का हम लोग ढूंढते हैं कि लोड कहाँ है और उसको कनेक्ट करते हैं, तो उस कंडीशन को हम लोग नाम देते हैं सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग। ठीक है, सर जेड लेंथ पे डिपेंड नहीं है लेकिन जेड जेड सी होगा ना? बिल्कुल जेड होगा। जेड क्यों होगा, सवाल होना चाहिए जेड क्यों होगा। जेड क्यों होगा, क्योंकि आर भी लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, एल भी लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, जी भी लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, सी भी लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं कि आर को अलग कर दिया और सारा जगह से लेंथ को मल्टीप्लाई कर दी, वैसा नहीं। हालांकि हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस पे लेंथ का बात नहीं करते हैं, इस पे हम कभी नोट पॉइंट हम देखे नहीं है वैसा, लेकिन सर्ज इंपीडेंस में एसएससी जेई में कितना बार क्वेश्चन पूछा है कि सर्ज इंपीडेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज 100 ओम, मतलब सर्ज इंपीडेंस ऑफ 100 किलो, 100 तो शॉर्ट हो जाएगा, मीडियम हो जाएगा। सर्ज इंपीडेंस ऑफ 200 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन इज 80 ohm, then what will be the surge impedance of transmission line whose length is 500 किलोमीटर? क्या होगा आंसर? 80 ओम। 80 ohm। बस भाई ये क्वेश्चन इतना बार आया है एसएससी जेई में या फिर कोई भी जेई एग्जाम में कि तुम लोग देखोगे और टिक मार दोगे अगर तुम लोग अच्छे से पढ़े हो तो, अदरवाइज बहुत स्टूडेंट उसको। एक बार क्वेश्चन रिपीट कीजिए ना। क्वेश्चन ये था कि given for the given transmission line whose length is 200 kilometer, surge impedance is 80 ohm। ठीक है, then what will be the surge impedance of the transmission line whose length is 500 किलोमीटर? नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, आर को लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसी तरीके से स्टूडेंट क्या सोचेगा, इंपीडेंस ओम में दिया हुआ है तो सिंपली उसको उतना टाइम्स मल्टीप्लाई कर देगा, वहां पे वो भी ऑप्शन गिवन होगा और वो ए ऑप्शन में ही गिवन होगा, तो वो सब मिस्टेक हो जाता है। और एग्जाम हॉल में तो एफिशिएंसी, सर। तुम लोग को क्या लगता है हम लोग एग्जाम में कितना एफिशिएंसी दे पाते हैं? लेस देन 50%। हम लोग का इतना दिमाग मतलब कम काम करता है एग्जाम हॉल में। हाँ बोलो। सर यहाँ सारे पैरामीटर के लिए तो लेंथ सेम ही रहेगा ना, फिर उसमें भी सारे को कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं ना ऊपर ऐसा नीचे। बट ऐसा लेंथ कभी देखे नहीं है, बिल्कुल, बट ऐसा कभी हम देखे नहीं है कि कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस पे हम लोग बोल सके कि कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस जो है वो लेंथ पे डिपेंड करता है कि नहीं, और उसका क्वेश्चन भी अभी तक नहीं आया। बेसिकली हम उसको पॉइंट यहाँ पे लिखा नहीं सकते हैं, बट सर्ज इम्पीडेंस को बहुत आया है, बोल सकते हैं ऐसा, क्योंकि यहाँ पे तो सारा पैरामीटर्स लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। यस तो सर। बाकी हो सकता है शंट और इसके लिए कुछ होगा, इस पे हम एक बार कल हम रिसर्च कर लेते हैं अच्छे से नेट वगैरह में जहाँ पे भी, और इस पे हम कल एक बार तुम लोग को बता देंगे। ठीक है, बट सर्ज इम्पीडेंस का नोट पॉइंट हम लिखा दिए, ये दोनों याद रहना चाहिए क्योंकि ये दोनों जो है ना जेई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत बार आया है, बहुत बार कहने का मतलब बहुत बार। ठीक है, देखो सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, अब इसमें क्या लिखे कैसे लिखे, देखने दो, तो दिमाग से ही निकल गया। सर्ज इम्पीडेंस, हाँ यहाँ पे आ गया, लिखा हुआ है इट इज द अमाउंट ऑफ पावर transferred when connected load is equal to surge impedance।
ZS। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है ये डेफिनेशन, इट इज द अमाउंट ऑफ पावर ट्रांसफर, मतलब पावर ट्रांसफर होगा कब, हम लोग तो पावर ही ना ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांसमिशन लाइन में क्या करते हैं, पावर ही ट्रांसमिट करते हैं, वो भी काफी लंबा डिस्टेंस तक हो रहा है क्योंकि लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का बात कर रहे हैं। तो अमाउंट ऑफ पावर ट्रांसफर्ड व्हेन कनेक्टेड लोड, जो हमारा कनेक्टेड लोड होगा वो इक्वल होगा किसके, सर्ज इम्पिडेंस के। वैसा जो लोडिंग होगा, लोड कनेक्ट कर रहे हैं मतलब हम लोग लोडिंग कर रहे हैं ना, ज्यादा लोड मतलब ज्यादा लोडिंग, कम लोड मतलब कम लोडिंग, तो मतलब यहाँ पे लोडिंग हो रहा है और इस तरह का लोडिंग को हम लोग नाम देते हैं क्या, सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग। और सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग का न्यूमेरिकल्स आता है, सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग को शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं SIL। ठीक है, SIL का फॉर्मूला होता है, क्या हो जाएगा, VS² डिवाइडेड बाई ZS। या फिर लॉसेस तो हो नहीं रहा है बीच में कहीं और ड्रॉप भी होगा नहीं, इसी के लिए VR² बाई ZS। ठीक है, इसका मतलब, या फिर इसको और जनरलाइज करके लिख सकते हैं V² बाई ZS। अब यहाँ पे वेयर V क्या है, ऑपरेटिंग वोल्टेज, बीच में रेजिस्टेंस नहीं है, कोई ड्रॉप नहीं हो रहा है, लॉसेस नहीं होगा, समझ पा रहे हो। यस सर। यस सर। और ZS क्या है, तो ZS हमारा है सर्ज इम्पीडेंस। ठीक है, तो ये था हमारा लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का सारा कहानी। क्वेश्चन वगैरह है, न्यूमेरिकल्स, एक न्यूमेरिकल्स वैसे ये MCQ वगैरह में है, जब हम SSC JEE का क्लास किए थे उस टाइम पे ये नोट्स में था, इसी के लिए हम तुम लोग को बता दे रहे हैं। क्वेश्चन हम सिर्फ करा देंगे, तुम लोग आंसर खुद निकालोगे, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, 400 वोल्ट, 400 वोल्ट क्या लिखते रहे, KV, 400 KV AC ट्रांसमिशन लाइन for a 400 kV AC transmission line, what will be the surge impedance loading if ZS is equals to 400 ohm। आंसर इसका लिखा हुआ है यहाँ पे 400 मेगावाट। ठीक है, इसको कर लोगे, जो फॉर्मूला बताया गया है उससे कर लेना है। तो आई थिंक तुम लोग को क्लियर हुआ होगा शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का सब कुछ। अब बच क्या गया है, तो अब बच गया है मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का डेरिवेशन, रिसीविंग एंड कंडेंसर मेथड, फिर हम लोग का T नेटवर्क, फिर हम लोग का पाई नेटवर्क। अभी हमारा और 20 मिनट बचा हुआ है, हम चाहेंगे कि एक बार हम लोग वो डेरिवेशन को शॉर्ट में फटाफट फास्ट कर लेंगे। हम तुम लोग को बहुत दिन पहले वो डेरिवेशन भेज दिए थे, बहुत स्टूडेंट उसको देख चुके हैं, बहुत स्टूडेंट उसको नहीं पढ़े हैं, बट हम यहाँ पे ताकि हमारा रिकॉर्डेड लेक्चर्स में वो आ जाए, इसी के लिए हम यहाँ पे फास्टली डेरिवेशन कर देते हैं। हम भी कॉपी देख करके ही करेंगे तो क्योंकि खुद से डेरिवेशन करना। वही वाला ना जिसमें मैट्रिक्स के फॉर्म में बताए थे इसको? नहीं, वो डेरिवेशन नहीं है, वो तो लॉजिक है, वो तो याद रखने के लिए हमारे लिए। ठीक है, तो उसी का डेरिवेशन ना? हाँ उसी का डेरिवेशन। कहने का मतलब क्या है, हेडिंग क्या देंगे हम लोग, ABCD पैरामीटर्स ऑफ मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। सबसे पहला एंड कंडेंसर, यहाँ पे Z बनता है, यहाँ पे Y बनता है। दूसरा T नेटवर्क, यहाँ पे Z/2, यहाँ पे Z/2, यहाँ पे Y।
तीसरा पाई नेटवर्क। देखो इसको हम लोग कितना बार कर ले रहे हैं, तो ये समझ लो कितना इंपॉर्टेंट है, तभी हम लोग इतना बार कर रहे हैं। और ये तुम लोग जब बाहर कहीं से पढ़ोगे या फिर तुम लोग तो कॉलेज में भी पढ़ोगे ही ना, अटेंड तो करोगे क्लासेस एटलीस्ट, तुम लोग को वहां पे समझ आएगा डिफरेंस। भले तुम लोग को लग रहा होगा ये तो बहुत इजी चीज है, बट ये कोई नहीं बताता है। इनफैक्ट कोई नहीं, सब कोई वही डेरिवेशन को बताते हैं, और उस डेरिवेशन में हम लोग फंसेंगे ही फंसेंगे। इनफैक्ट जब हम पढ़ते थे तो हम भी उस डेरिवेशन में बहुत फंसे हैं, मेरा भी आंसर नहीं आता था, और बड़ा बड़ा आंसर शीट में हम भी काटे हैं पूरा, क्योंकि जब आंसर नहीं आता है ना तो हम लोग को पूरा पेज काटना पड़ता है एग्जाम हॉल में, और वो बहुत मतलब खतरनाक होता है। ठीक है, देखो इसका हम लोग सबसे पहले निकालेंगे 1Z01 10Y1 मल्टीप्लाई करके यहाँ पे क्या आएगा, कोई बता सकते हो डायरेक्टली? उसी तरीके से यहाँ 1Z/2 01 10Y1 1Z/2 01। इसका कोई स्टूडेंट देख करके ही बता दो यहाँ पे सर क्या आ रहा है। 1 plus YZ 1 + YZ Z Z फिर Y Y 1 यहाँ पे T नेटवर्क का 1 plus YZ/2 1 + YZ/2 Z कॉमन होगा, हाँ Z Z कॉमन कॉमन 1 plus YZ/2 4 होता है ना शायद, 2 ही होता है। T में सर 2 ही होता है। अच्छा यहाँ पे Y Y 4 होता है यार। सर 4 पार्ट में होता है ना। ठीक है, मतलब कोई एक स्टूडेंट बोल लो पहले, आशिया बोलो। Y यहाँ पे क्या? बस Y अच्छा बस Y। कुछ गलती होगा, अभी हम लोग पहले इसका भी लिख लेते हैं। इसका क्या होता है फाइनल? 1 plus YZ/2 1 + YZ/2 Z Z Y कॉमन 1 plus 1 YZ/4 और यहाँ पे 1 + 1 plus YZ/2। YZ/2 ठीक है, अब बताओ कि इसमें कहाँ पे क्या चेंजेस होगा? तक हम यहाँ पे लिखते रहे छोटा सा 1 0। सर टी नेटवर्क का बी पैरामीटर जो है उसमें YZ/4 होगा। YZ/4 सब बोल रहे हैं YZ/4 होगा, क्योंकि फिर हमको कॉपी देखना पड़ेगा, उतना हम चाह यस नहीं सर रहे। YZ/4। चलो सुधार लेना, ठीक है आसिया, तुम्हारा अगर कुछ मिस्टेक होगा तो। यस सर। चलो अभी वैसे हम लोग यहाँ पे प्रूफ भी कर देंगे सारा चीज को एक एक करके। सबसे पहले हमारा क्या आ रहा है, एंड देखो यहाँ पे करना बहुत आसान है, मल्टीप्लाई ही करना है, आंसर आ गया। मल्टीप्लाई करना है, यहाँ 2 बार मल्टीप्लाई करना है, आंसर आ गया। यहाँ पे 2 बार मल्टीप्लाई करना है, आंसर आ गया। मैट्रिक्स 2/2 मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है। इसी चीज को अभी हम लोग विथ डेरिवेशन यहाँ पे देखने वाले हैं। एंड कंडेंसर क्या होता है, तो ये Z और ये हमारा Y। यहाँ पे क्या हो गया, ये VS, ये क्या हो गया VR। यहाँ पे करंट क्या जा रहा है, IS। यहाँ पे करंट क्या आ रहा है, IR। एक मिनट रुक जाओ ताकि कुछ मिस्टेक ना हो उसके लिए। ठीक है, देखो अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो KVL इक्वेशन लिखेंगे। KVL इक्वेशन कहाँ पे लिखेंगे, तो KVL इक्वेशन ये वाले लूप में लिखेंगे, बाहर बाहर। ठीक है, जहां पे एंटर कर रहा है वो हो जाता है क्या, वो प्लस, जहां पे लीव करता है वो माइनस। दोनों में से कोई एक सिंबल को लेना, तो नॉर्मली हम निकलने वाला सिंबल को कंसीडर करते हैं हर जगह। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे इक्वेशन क्या आ जाएगा, VS माइनस IS इंटू Z, फिर यहाँ पे माइनस VR इज इक्वल्स टू 0। कहने का मतलब क्या हो जाएगा, VS इज इक्वल्स टू VR प्लस IS इंटू Z, ऐसे ही लिखेंगे।
अब देखो यहाँ पे कैपेसिटर लगा है, इसी के लिए यहाँ पे जो करंट जाएगा वो आईसी होगा ना आईसी। यस सर। अब आई एस इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, आई आर प्लस आई सी। तो वी एस इज इक्वल्स टू वी आर प्लस आई सी प्लस आई आर इंटू जेड। बस तुम लोग देखते जाओ, ये ऑलरेडी होगा पीडीएफ में तुम लोग पास, सो दैट कि रिकॉर्ड ये हो जाए, बाद में इसको तुम लोग फिर से देख लेना, अदरवाइज उतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये आई सी प्लस आई आर इंटू जेड, यहाँ तक क्लियर है? ब्रैकेट ओपन कर दो, वी एस इज इक्वल्स टू वी आर प्लस आई आर इंटू जेड प्लस आई सी इंटू जेड। वी आर और आई आर तो मिल गया, आईसी भी अगर वी आर और आई आर के टर्म में मिल जाता तो फिर हम लोग अपना जो रेफरेंस इक्वेशन है, क्या रेफरेंस इक्वेशन है, वी एस इज इक्वल्स टू ए वी आर प्लस बी आई आर, यही है फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरा आई एस इज इक्वल्स टू सी वी आर प्लस डी आई आर, यही है दूसरा इक्वेशन। ये दोनों से हम लोग कंपेयर करके ए बी का वैल्यू फाइंड करेंगे, सी डी का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पहले हम लोग वी एस निकाल रहे हैं, मतलब हम लोग ए और बी का वैल्यू फाइंड करेंगे। अब आईसी, वोल्टेज अक्रॉस अगर वी आर हम लोग को पता है, मतलब वोल्टेज अक्रॉस वाई, तो हम लोग को क्या पता है, आईसी, अगर ऐसा कंडीशन अगर हम लोग को पता है यहाँ पे वोल्टेज वी होता है और इसका वाई है, तो यहाँ पे जो करंट आता है आई वी इंटू वाई होता है, सबको पता है। लिख सकते हैं ऐसा? यस सर। अब देखो इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं फर्दर, वी एस इज इक्वल्स टू वी आर प्लस आई आर इंटू आर प्लस आई सी। आईसी को क्या लिख सकते हैं, तो वी आर इंटू वाई लिख सकते हैं, और यहाँ पे पहले से क्या प्रेजेंट था, जेड प्रेजेंट था, तो ये हो गया। इसका मतलब अब वी आर कॉमन लेके इसको ऐड कर देंगे हम लोग इससे, जेड कहाँ और से आने समझ में आया? अरे ये वाला जेड, ओ हाँ सही है। सर ये आई VR आर को हम इंटू जेड होगा ना वहाँ पे, वी आर प्लस आई आर इंटू जेड। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे आई आर इंटू जेड होगा। वी आर यहाँ से कॉमन ले लिए, तो वी आर कॉमन ले लिए, कॉमन लेने के बाद क्या बच गया, वन प्लस वाई जेड इंटू वी आर प्लस यहाँ पे क्या हो गया, तो जेड इंटू आई आर। तुम लोग देख पा रहे होगे ये जो पैरामीटर है, ये जो इक्वेशन आया है 3 और इक्वेशन 1, तुम लोग कंपेयर करोगे तो ए का वैल्यू क्या मिल गया और बी का वैल्यू क्या मिल गया, और बी इज इक्वल्स टू जेड मिल गया ऐसा। बट तुम लोग यहाँ पे देख पाओगे ए का वैल्यू 1 प्लस वाई जेड और बी का वैल्यू जेड हम लोग पहले ही फाइंड कर चुके थे विदाउट एनी डेरिवेशन, ये सब कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ा कि सर ये क्या हो गया, आई इज इक्वल्स टू वी वाई कैसे हो गया, क्या हो गया। देख पा रहे हो लॉजिक का फायदा। इसी तरीके से अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन, यहाँ पे नोडल इक्वेशन लगाएंगे। क्या नोडल इक्वेशन लगाएंगे, दूसरा कलर से करते हैं। आई एस इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, आई सी प्लस आई आर, और आई सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी आर इंटू वाई लिख सकते हैं। तो आई एस इज इक्वल्स टू 1 बाई वाई इंटू वी आर, सॉरी वाई इंटू वी आर ना, वाई इंटू वी आर प्लस आई आर। जब कंपेयर करोगे इक्वेशन 2 से, इसका नाम 4 दे दो, इसके बाद तुम लोग लिखोगे ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 4 वी गेट बी इज इक्वल्स टू क्या, वाई, और सी इज इक्वल, सॉरी ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो जाएगा, ये डी होगा, डी इज इक्वल्स टू वाई, सॉरी सी इज इक्वल्स टू वाई, डी इज इक्वल्स टू 1, 1 इंटू होगा ना यहाँ पे जो भी। तो तुम लोग देख पाओगे जब ए बी सी डी को एक जगह लिखोगे तो वो मिलेगा कुछ इस तरीके से। क्लियर हुआ ये कैसे आ रहा है डेरिवेशन के साथ? यस सर। अगर एग्जाम में आएगा तो तुम लोग को इतना डेरिवेशन करना है, बट उतना दिमाग नहीं लगाना है। अगर आईसी के जगह में वी आर इंटू वाई अगर नहीं कर पा रहे हो किसी कारण से, तो तुम लोग यहाँ पे कुछ भी करोगे। अगर एग्जाम में गलती हो रहा है तब का बात कर रहे हैं, अगर सही हो रहा है तब तो बहुत अच्छा है, लेकिन एग्जाम में गलती हो जाता है तो हम वर्स्ट केस लेकर के चल रहे हैं। अगर एग्जाम में गलती हो रहा है तो हमारे पास ये जो है ब्रह्मास्त्र है, इसका हेल्प लेंगे। फाइनल आउटपुट हम लोग को पता है, ए बी सी डी लिख देंगे, फाइनली वी गेट this expression on comparing equation 3 with equation 1 we get a is equals to 1 plus 5z
b इज इक्वल्स टू जेड। इतना सजा करके लिख देंगे कि टीचर को समझ ही नहीं आएगा। बाकी हम लोग को तो यही मतलब था ना, a क्या होगा b क्या होगा, वो तो हम लोग निकाल ही रहे हैं अच्छे से। हाँ, डेरिवेशन में थोड़ा बहुत i का वैल्यू निकालने में, y और z का मल्टीप्लाई करने में, कहीं पे डिवाइड कर देंगे तो हो सकता है वो सब मिस्टेक हो, तो उसको अवॉइड करना है हम लोग ब्रह्मास्त्र का हेल्प करके, मतलब ब्रह्मास्त्र से हेल्प ले करके। ठीक है, देखो सेकेंड, टी नेटवर्क। क्या है टी नेटवर्क? टी नेटवर्क का डेरिवेशन थोड़ा सा टफ हो जाएगा। ये हो जाएगा z/2, ये हो जाएगा z/2, ये y, ये प्लस माइनस vs, ये प्लस माइनस vr। जो तुम लोग के कॉलेज में पढ़ाई होगा ना, तुम लोग देखना वो इसी तरीके से कुछ पढ़ाई होगा, और हम इस चीज को उतना इंपॉर्टेंस देते नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास है पहले से ऑलरेडी आंसर, हमारे पास लाया हुआ है। आपको आंसर चाहिए ना, ठीक है, ले रहे हैं, लिख रहे हैं हम लोग आंसर, क्या है उसमें। देखो अब y यहाँ पे कैपेसिटर है, कैपेसिटर में कौन सा करंट जाएगा? IC जाएगा। यहाँ पर ही का वोल्टेज को मान लो V, कहने का मतलब इसके अक्रॉस का वोल्टेज को मान लो V। IC का वैल्यू पहले बता दो, IC इज इक्वल्स टू V इंटू वाई। ये V, ना कि VR ना कि VS, वो V इंटू वाई। क्लियर है? यस सर। अब हम लोग इसका डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे तुम लोग को KVL लगाना है। KVL कैसे लगाओगे? यहाँ से स्टार्ट करोगे, बाहर बाहर जहाँ पे जो भी करंट जा रहा है, देखो ये यहीं तक हम दिखा रहे हैं, कहने का मतलब ये कहीं ना कहीं सारा पॉइंट एक पॉइंट पे है वो ग्राउंडेड है। ठीक है, देखो KVL लगाएंगे, बाहर वाला इक्वेशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे? VS माइनस IS इंटू जेड डिवाइडेड बाई 2 माइनस IR इंटू जेड डिवाइडेड बाई 2 माइनस VR इज इक्वल्स टू 0। ऐसे ही लिखेंगे। कहने का मतलब क्या हो जाएगा? VS इज इक्वल्स टू VR प्लस IR इंटू जेड डिवाइडेड बाई 2 प्लस IS इंटू जेड डिवाइडेड बाई 2। ऐसे ही होगा। ये IS जो है वो क्या है? तो IC प्लस VR है, तो VS इज इक्वल्स टू VR प्लस IR इंटू जेड डिवाइडेड बाई 2 प्लस IC प्लस IR इंटू जेड डिवाइडेड बाई 2। ऐसे ही है। देखो IR इंटू जेड डिवाइडेड बाई 2 यहाँ पे भी है, IR इंटू जेड डिवाइडेड बाई 2 यहाँ पे भी है, दोनों को जब ऐड कर देंगे तो IR इंटू जेड हो जाएगा। तो VS इज इक्वल्स टू VR प्लस IR इंटू जेड प्लस IC इंटू जेड डिवाइडेड बाई 2। अब ये IC का वैल्यू हमको कहाँ से मिलेगा? तो यहाँ से मिलेगा, देख पा रहे हो? तो यहाँ से हमको क्या अब देखो V का वैल्यू पहले हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है, तो V का वैल्यू इस लूप से फाइंड कर लो, इस लूप में KVL लगाओ, V का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा V का वैल्यू बताओ? इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, V माइनस IR इंटू जेड डिवाइडेड बाई 2 माइनस VR इज इक्वल्स टू 0। मतलब V इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? IR इंटू जेड डिवाइडेड बाई 2 प्लस VR। यही होगा। यही होगा ना? यस सर। अब हम लोग क्या पुट करेंगे? IC का वैल्यू, IC का वैल्यू V इंटू वाई, मतलब इसी में हम लोग क्या करेंगे? IC इज इक्वल्स टू V इंटू वाई। कहने का मतलब जो ये वैल्यू आया है उसी में इंटू वाई कर देंगे। ऐसे ही करेंगे ना? अब हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहे हैं VS इज इक्वल्स टू VR प्लस IR इंटू जेड प्लस IC के जगह में क्या लिखेंगे? तो V के जगह में क्या लिखेंगे? तो IR इंटू जेड बाई 2 ब्रैकेट में। देख पा रहे हो कितना कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है? ये हम लोग लिखे क्या? V का वैल्यू इंटू वाई, ये हम लोग आ गया IC इंटू जेड बाई 2 भी है, इंटू जेड बाई 2। समझ पा रहे हो कितना कॉम्प्लेक्स हो गया? यहाँ पे देख पा रहे हो क्या क्या कर दिए हम लोग। अब क्या करेंगे? जहां जहां पे, पहले तो इस ब्रैकेट को ओपन कर दो, VS इज इक्वल्स टू VR प्लस IR इंटू जेड प्लस, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा?
आई आर इंटू वाई इंटू y जेड बाई टू का होल स्क्वायर प्लस वी आर इंटू वाई इंटू जेड बाई टू, ऐसे ही मिलेगा। यहाँ पे जेड बाई टू है, यहाँ पे जेड बाई टू है, देख पा रहे हो। जब इतना जेड और इतना टू लिखोगे ना तो तुम लोग को खुद ही समझ नहीं आएगा कि जेड कौन सा है, टू कौन सा है। इसी के लिए ट्राई करना जब डेरिवेशन करोगे जेड को काट देने का, ठीक है, इस तरीके से, सो दैट तुम लोग को पता चले। अदरवाइज तुम लोग इसी को ऐसे ऐसे कट कर दोगे, वो नहीं होना चाहिए। डेरिवेशन में ये होता है, मेरे साथ हो चुका है और ये सबके साथ ही होता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आई आर वाले टर्म को एक साइड कर देंगे, वी आर वाले टर्म को एक साइड कर देंगे। तो वी आर वाले को हम रेड कलर से करते हैं, ये है और ये है, और आई आर वाले को ये दोनों है। वी एस इज इक्वल्स टू, रेफरेंस में क्या था पहले, वी आर था या आई आर था, तो सर वी आर था, तो वी आर कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस यहाँ से 1 और वहां से वाई जेड बाई टू इंटू वी आर प्लस आई आर में आई आर कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे जेड प्लस वाई जेड बाई टू। देखो दोनों जगह से जेड है तो जेड कॉमन ले सकते हैं हम लोग, दोनों जगह जेड है ना, जेड कॉमन ले लिए, 1 प्लस वाई जेड बाई 4 इंटू आई आर। देख पा रहे हो सर, ये तो गजब हो गया, ये हम लोग को मिल गया ए और ये हम लोग को मिल गया बी, जो कि हम लोग अभी निकाल चुके हैं बिना माथा पच्ची के। ए का वैल्यू 1 प्लस वाई जेड बाई टू, बी का वैल्यू जेड 1 प्लस वाई जेड बाई 4। देख पा रहे हो? यस सर। तो तुम लोग को अब इम्पोर्टेंस समझ में आ रहा है ये ट्रिक का, या फिर ये जो भी तुम लोग इसको समझ लो। इससे आंसर गलत तो आ नहीं रहा है, लेकिन हाँ इससे बहुत छोटा सा आंसर आ जा रहा है, मतलब फाइनली आंसर मिल जा रहा है। लेकिन जब डेरिवेशन आएगा तो डेरिवेशन में तो टीचर देखना चाहेगा ना कि तुम इस टाइप से किए हो कि नहीं। हाँ वो एक एक करके लाइन नहीं देखेगा, वो देखेगा कि अच्छा तुम हाँ अप्रोच सही लिए हो। फाइनल एक्सप्रेशन क्या है, अच्छा ए का वैल्यू इतना है, बी का वैल्यू, चलो इसको फुल मार्क्स दे देते हैं। वो होता एग्जाम है में तो टीचर यही वाला बनाएंगे सर। बिल्कुल एग्जाम में इसी को बनाना है तुम लोग को, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग सिर्फ 3 नेटवर्क को आज कवर कर पाएंगे, या फिर तुम लोग और वेट करोगे क्या, 10 मिनट और चला जाएगा? बता दीजिए, एक बचल नहीं मतलब अभी एक कहाँ, अभी तो टी नेटवर्क का पहले हम लोग सेकेंड इक्वेशन पढ़ेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। चलो देखते हैं जितना हो पाएगा। सेकेंड इक्वेशन हमेशा पहला इक्वेशन केवीएल से मिलेगा, सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे हम लोग केसीएल लगाएंगे। यहाँ पे केसीएल कैसे लगाएंगे, तो सेकेंड इक्वेशन हम ब्लैक कलर से करते हैं। यहाँ पे आई एस इज इक्वल्स टू IS माइनस, माइनस उनस नहीं लिखना है, सिर्फ प्लस वाला। आई एस इज इक्वल्स टू आई सी प्लस आई आर। आई आर तो जैसा है वैसा रखेंगे क्योंकि आई एस में आई आर जरूरी है। अब सारा खेल आईसी का है। आईसी हम लोग देख चुके हैं, v इंटू वाई होता है, मतलब सिंपली इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, वही होगा। आई एस इज इक्वल्स टू आई सी प्लस आई आर। आई एस इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, v इंटू वाई। आईसी का वैल्यू क्या था, v इंटू वाई था ना, और v का वैल्यू कितना है, तो इतना है। बस इसमें सिंपली y मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया हमारा आईसी का वैल्यू, क्योंकि v इंटू वाई था ना। ये हमारा आईसी का वैल्यू हो गया, समझ पा रहे हो, प्लस आई आर। अब आई आर वाले को एक जगह ले जाओ, वी आर वाले को एक जगह ले जाओ। आई एस इज इक्वल्स टू, पहले वी आर था या पहले आई आर था, तो सर पहले वी आर था, इसी के लिए y इंटू वी आर प्लस आई आर कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस यहाँ पे y है और z अंदर में है, इसी के लिए वाई जेड बाई 2 इंटू आई आर। तुम लोग यहाँ पे देख पा रहे होगे, ये हम लोग को मिल गया c और ये हम लोग को मिल गया d, जो कि हम लोग डेरिवेशन में ही देखे थे। c का वैल्यू इतना था, d का वैल्यू इतना था। देखो c का वैल्यू इतना था, d का वैल्यू इतना है। देख पा रहे हो तुम लोग कितना इजी है। हाँ सर। अगर तुम लोग को फाइनल आउटपुट पता है तो हो सकता है यहाँ पे तुम लोग कहीं पे लोचा में फंस जाओ, लेकिन अगर फाइनल एक्सप्रेशन पता है तो दिमाग में टेंशन तो नहीं रहेगा ना कि फाइनल आउटपुट आ क्यों नहीं रहा है मेरा। ठीक है यहाँ पे गलती हो गया मेरा,
चलो अब सर बताए थे एक ट्रिक, उसका हम लोग यूज करते हैं। फाइनल ए इज इक्वल टू इतना लिखते हैं और इस जगह कुछ कुछ ऐसा लिख देते हैं जिससे टीचर को ये ना पता चले कि हम कुछ मैनिपुलेट किए हैं। फाइनल एक्सप्रेशन लिख करके बड़ा सा गोल घेरा बना करके हेंस एबीसीडी पैरामीटर ऑफ टी नेटवर्क इज दिस लिख करके एक लाइन खींच दो। हो गया। टीचर उतना थोड़ी देख रहा है, टीचर देखेगा प्रोसेस से गए हो कि नहीं, केवीएल लगाए हो कि नहीं, केसीएल लगाए हो कि नहीं, लगाए हो, फाइनल एक्सप्रेशन आया है कि नहीं। फुल में फुल देने से रुकेगा ही नहीं उसका हाथ। समझ पा रहे हो तुम लोग कितना इंपॉर्टेंस है उस ब्रह्मास्त्र का, या फिर जो भी तुम लोग नाम दे दो उसका। थर्ड, पाई नेटवर्क। पाई नेटवर्क कैसा दिखता है? एक्चुअली हम इसलिए खत्म करना चाह रहे हैं आज क्योंकि फिर नेक्स्ट क्लास हम लोग का कल नहीं है। अगर कल होता तो फिर हम छोड़ देते अभी, लेकिन फिर नेक्स्ट क्लास 2 दिन के बाद है, तो अभी एक फ्लो मेंटेन है। जाना फ्लो में है। हम लोग क्या, सर जाना था उसीलिए बोल रहे थे। हाँ तो जाओ ना, कौन रोका है तुमको? तुम तो जाओगे और तुमको अभी रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा, तुम आराम से देख लेना। जो अभी देख रहे हो वो 10-15 मिनट आधा घंटा बाद देख लेना। फ्लो तोड़ना सही नहीं होता है, ठीक है। और देखो, और चल पाई नेटवर्क हम लोग फटाफट देखते हैं, फिर हम लोग एंड करेंगे। इसका ज्यादा बड़ा नहीं है, जो हार्ड था वो टी नेटवर्क ही था, ठीक है। देखो केवीएल इक्वेशन लगाएंगे सबसे पहला बेसिक। केवीएल इक्वेशन कहाँ लगाएंगे? तो यहां से घुसेंगे ऐसा, समझ पा रहे हो? तो केवीएल इक्वेशन कैसे हो जाएगा? वीएस माइनस, अब हाँ करंट का वैल्यू, यहाँ पे करंट का वैल्यू IC1 ले लिए थे हम लोग फेजर डायग्राम में, बट इसका नाम IC रख लो और इसका भी नाम IC रख लो, क्योंकि दोनों में तो सेम वैल्यू है कैपेसिटर का। अलग रहता तब तो अलग वैल्यू लेते ना, दोनों में करंट सेम जाएगा, IC। अब जो यहाँ पे करंट जाएगा वो हमारा जाएगा I1, मतलब नाम दे दिए I1 या IL। हम लोग फेजर डायग्राम में IL नाम दिए थे, IL ही दिए थे ना नाम। यस सर। IL यहाँ पे IL ही कर लो, अदरवाइज फिर तुम लोग बोलोगे VS माइनस IL इंटू जेड माइनस VR इज इक्वल्स टू 0, VS इज इक्वल्स टू VR प्लस IL इंटू जेड। एक बार IL मिल गया इन टर्म्स ऑफ VR और IR, तो फिर तो हम लोग कंपेयर करके वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं ना। IL का वैल्यू कितना होगा? तो इस नोट से जाना, सब्सट्रैक्ट नहीं करना है हम लोग को कभी भी। IL इज इक्वल्स टू क्या दिखाई दे रहा है? IC प्लस plus IR IR। IR है ना, IR। IL इज इक्वल्स टू IC प्लस IR है। IC को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो IC को हम लोग दो टर्म में लिख Y सकते by हैं, 2 VS into IC Y/2 इंटू VS लिख सकते हैं, IC अदरवाइज Y/2 इंटू VR लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग को VR चाहिए राइट हैंड साइड में, इसी के लिए हम लोग Y/2 इंटू VR लिखेंगे। IC इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? Y/2 इंटू VR। तो यहाँ पे अब हम लोग IC का वैल्यू को पुट करेंगे, इसके बाद ये इक्वेशन होगा VS इज इक्वल्स टू VR प्लस। अच्छा कितनों को ऐसा लग रहा है कि सर अब हो गया बस? VS इज इक्वल्स टू VR IC का वैल्यू क्या लिखेंगे? Y/2 इंटू VR, Y/2 इंटू VR प्लस IR इंटू जेड। देख पा रहे हो? अब हम लोग इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, क्या हो जाएगा? VR प्लस YZ/2 इंटू VR प्लस Z इंटू IR। फिर हम लोग क्या लिखेंगे? VR कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस YZ/2 इंटू VR प्लस Z इंटू IR। तुम लोग देख पा रहे हो कि हमारा रेफरेंस क्या था? एक बार हम फिर से यहाँ पे लिखते रहे, VS इज इक्वल्स टू AVR प्लस BIR, IS इज इक्वल्स टू CVR प्लस DIR। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया सेकंड इक्वेशन। अगर हम लोग फर्स्ट इक्वेशन से इसको कंपेयर करेंगे तो हम लोग को A का वैल्यू मिल गया और हम लोग को P का वैल्यू मिल गया। देख पा रहे हो तुम लोग यहाँ पे डेरिवेशन में A का वैल्यू
बी का वैल्यू, है ना इजी। डेरिवेशन भी इजी है, बट डेरिवेशन करते करते टाइम में कोई एक पैरामीटर जो होता है वो बहुत टफ हो जाता है निकालने। जैसे यहाँ पे जहाँ पे जेड कॉमन ले लेते हैं, जहाँ पे वाई कॉमन ले लेते हैं, वो निकालना थोड़ा सा टफ हो जाता है, वहां पे मिस्टेक हो ही जाता है आदमी का। वाई स्क्वायर जेड हो जाता है, या फिर जेड स्क्वायर बाई 2 हो जाता है, कुछ भी हो जाता है। तो वो सब मिस्टेक से दूर होने के लिए हम लोग वो ट्रिक का यूज कर लेंगे, बाकी हम लोग का जो फॉर्मूला है वो। इसके बाद एक और इक्वेशन हम लोग लिखेंगे। कहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे? तो हम लोग आई एस लिखेंगे। आई एस इज इक्वल्स टू आई सी प्लस आई एल, वही लिखेंगे हम लोग। आई एस इज इक्वल्स टू आई सी प्लस आई एल। आई एल का वैल्यू क्या था? आई एल का वैल्यू आई सी प्लस आई आर था। समझ पा रहे हो? यस सर। यहाँ पे ये हो जाएगा आई सी प्लस, देखो आई सी को तो हम लोग अदरवाइज, ठीक है, आई सी प्लस आई एल। गलती कर रहे हैं क्या? देख लेना पड़ेगा। आई सी प्लस आई एल क्यों आ रहा है? आई आर होगा, सॉरी आई सॉरी सॉरी, आई आर होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये आईसी क्या हो गया? 2IC हो गया। अब हमको यहाँ पे डाउट हो रहा है कि इतना ऐसे कैसे हो रहा है। आईसी का वैल्यू कितना था? y/2 इंटू वी आर। हो गया मिस्टेक यहाँ पे, अब सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। आईसी इज इक्वल्स सर टू, आईएल भी इंक्लूड होगा क्या? आईसी प्लस आईएल, ठीक तो हम लोग कर रहे हैं। सर आईसी प्लस आईएल आईसी को इस टर्म में नहीं लिख सकते हैं, y/2 इंटू वी एस, आई एल प्लस y/2 इंटू वी एस। एक मिनट आईएल, आईएल यहाँ पे भी वही है, तो बस उसी को तो वहां पे कर रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ है। चलो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू से, ये गड़बड़ है, इसको काटते नहीं है, ठीक है, कि पता चलना चाहिए क्या गड़बड़ है। आई एस इज इक्वल्स टू आई सी। आई सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? वी एस डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, यहाँ पे ये आ गया ना। हाँ सही हो, y/2 ये भी इंटू वी एस। ये भी सही होगा, ठीक है। देखो आई एस इज इक्वल्स टू 2 इंटू आई एस को हम लोग क्या लिख सकते हैं? y/2 इंटू बी एस प्लस आई आर। ये 2 कैंसिल हो गया। आई एस इज इक्वल्स टू वाई इंटू वी एस प्लस आई आर। वी एस का फॉर्मूला यहाँ से हम लोग पुट करेंगे वहां पे। समझ पा रहे हो? भाई हम सोचे मिस्टेक तो नहीं होना चाहिए। ये था हमारा वी एस का फॉर्मूला। अब यहाँ पे वी एस की जगह में तो पुट करना होगा ना उसको। सर आई सी इक्वल टू y/2 इंटू वी आर ना था, वी एस लिखे हैं। हाँ, उस साइड से देखोगे तो वी आर होगा, मतलब इस साइड से यहाँ पे देखोगे, हम लोग नोडल इक्वेशन यहाँ पे लगा रहे हैं ना, इसी के लिए हम लोग वी एस लेंगे। इस साइड वाले से लिखते तो यहाँ पे वी आर लगाते, या वी आर लगाए, इसी के लिए यहाँ पे वी एस लगाए, ठीक है। बस वही डिफरेंस था। यहाँ पे वी एस की जगह में पुट करोगे इक्वेशन, तो ये हो जाएगा y। वी एस की जगह में क्या लिखेंगे हम लोग? 1 प्लस वाई जेड डिवाइडेड बाई 2 इंटू वी आर प्लस जेड इंटू आई आर प्लस जेड इंटू आई आर। आई आर सिर्फ आई आर ना, हाँ। अब इसको हम ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं। आई एस इज इक्वल्स टू वाई इंटू 1 प्लस वाई जेड बाई 2 इंटू वी आर प्लस यहाँ पे y/2 आई आर नहीं आ कॉमन रहा ले है, लेंगे। यहाँ पे z आ रहा है ना, पे y आ रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे।
वहाँ पे 4 आना चाहिए, वहाँ पे 2 आना चाहिए, मतलब कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। ये 2 कटना नहीं चाहिए था। देखो यहाँ पे एक मिस्टेक ये हो रहा है कि इसको C1 मान लो, इसको C2 मान लो, तभी हो सकता है। क्योंकि अगर सर दोनों को दोनों इक्वल में मान रहे हैं, दोनों करंट को डिफरेंट इक्वल फ्लो मान, होगा क्या दोनों में? हाँ मतलब तभी हो रहा है, अदरवाइज अगर दोनों इक्वल मानेंगे तो फिर मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, इसी के सर लिए आप दोनों प्रूफ को करने के मायने से नहीं पूछ रहे हैं, वो तो ठीक है आप कीजिए, लेकिन ये एग्जैक्ट बता दीजिए कि दोनों में करंट सेम जाएगा या डिफरेंट जाएगा सर्किट के बेसिस पे। सर्किट के बेसिस पे तो दोनों में करंट सेम जाना चाहिए ना, क्योंकि दोनों में रास्ता में उतना ही मतलब वो डिफरेंस है। ठीक है, सर बट सर ये इसका हम एग्जैक्ट इशू आ मैथमेटिकली, सकते हैं। इसका मैथमेटिकली हम लोग डेरिवेशन देखेंगे। ठीक है, मैथमेटिकली कि कितना वैल्यू जाएगा इक्वल वैल्यू लेकर के, उस टाइम में तुम लोग देख पाओगे कि वैल्यू का इक्वल वैल्यू लेने से क्या डिफरेंस आ रहा है। अगर आ रहा होगा तो आ रहा है, नहीं आ रहा होगा तो नहीं आ रहा है। हम लोग इस पे कमेंट नहीं कर सकते हैं कि हाँ आएगा क्या होगा। ठीक है, इसको भी हम फ्री क्लासेस में इंक्लूड कर देंगे। और लेकिन ये याद कैसे रहेगा, तुम लोग में से ही कोई याद दिला देना हमको। ठीक है, बाकी ये डेरिवेशन को हम पूरा फिर से कट करते हैं। अब तो खैर बहुत ज्यादा ही हो गया है कि नहीं, सर फिर से करेंगे डेरिवेशन। अब तो बहुत ज्यादा हो गया भाई, तो बोल रहे हैं। छोड़ दीजिए तब से। चलो लास्ट ये मतलब 8 नोड ऑन VS साइड। ठीक है, फटाफट कर लेते हैं, छोड़ नहीं सकते हैं ना, लास्ट पॉइंट है। IS इज इक्वल्स टू IL प्लस IC1, सही होगा। IL को हम लोग क्या लिख सकते हैं, IL को हम लोग लिख सकते हैं, बोलो देखो, IC2 I प्लस IR। IC2 प्लस IR, यहाँ पे ये हो जा रहा है IS इज इक्वल्स टू IC2 प्लस IR। IL का वैल्यू डायरेक्टली हम लोग फाइंड नहीं कर सकते हैं क्या, IL का वैल्यू सर आप IC2 का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। चलो ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, आंसर आएगा तो आएगा, ना तो फिर इसको छोड़ ही देंगे, दिमाग ऐसे भी बहुत थक गया है जैसा लग। देखो IC2 कहाँ पे है, रिसीविंग एंड साइड में। ठीक है, तो रिसीविंग एंड साइड में करंट क्या हो जाएगा, VR इंटू वाई बाई टू, VR इंटू वाई डिवाइडेड बाई टू। IC2 का वैल्यू आ गया। IR का वैल्यू में कुछ छेड़छाड़ करना है नहीं। IC1 का वैल्यू में क्या लिखेंगे हम लोग, VS इंटू वाई डिवाइडेड बाई टू, VS इंटू वाई डिवाइडेड बाई टू। VS का वैल्यू को हम लोग सिंपली पुट करेंगे, VS का ये फॉर्मूला था। अब देखो आई अभी आ जाना चाहिए, अब बहुत ज्यादा हो रहा है। यस सर, अब आ जाएगा। प्लस सर इसमें IR प्लस जाता है ना क्या, सर, जैसे दोनों C के वैल्यू को अलग अलग ले रहे हैं तो एक में VS एक में VR, वोल्टेज का डिफरेंस आ जा रहा है ना, उसमें सेम हो गया था। हाँ इसको हम मैथमेटिकली करके देखेंगे कि मतलब दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा था, उसको थोड़ा सा एनालिसिस कर लेंगे हम। ठीक है, इंटू वाई डिवाइडेड बाई टू। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, IS इज इक्वल्स टू VR इंटू वाई डिवाइडेड बाई टू प्लस IR प्लस, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो y डिवाइडेड बाई टू इंटू 1 प्लस YZ बाई टू इंटू VR प्लस YZ बाई टू इंटू IR, यही होगा। इसके बाद IS इज इक्वल्स टू VR को हम लोग एक जगह ले जाएंगे, VR में देखो y बाई टू कॉमन ले लेंगे हर जगह से, दोनों जगह से, तो y बाई टू कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 यहाँ से आ गया, और यहाँ से प्लस 1 प्लस YZ डिवाइडेड बाई टू, ऐसे ही हो जाएगा, इंटू VR प्लस IR कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस YZ डिवाइडेड बाई टू इंटू IR, ऐसे ही हो जाएगा।
यहाँ पे Yes. y/2 है तो 1 लिख लिया, यहाँ प्लस yz/2 1 प्लस yz/2, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा ये वाला तो, और ये 1 और 1 क्या हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा। ये 2 को अंदर ले जाओ, ये 2 को अंदर हम लोग जैसे ही ले जाएंगे तो ये सिंपली हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 और ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 4, मतलब ये हो जाएगा 1। देख पा रहे हो तुम लोग, ये जो वैल्यू आया ये हम लोग का C होगा, ये जो वैल्यू आया ये हम लोग का D होगा। C का वैल्यू कितना आया, तो y इंटू 1 प्लस yz/4 और D का वैल्यू कितना आया 1 प्लस yz/2। देख रहे हो हम लोग इतना लिखते हैं तो z और 2 में कोई डिफरेंस दिखता है क्या, इसी के लिए z को कट कर देना, ठीक है। देखो यहाँ पे हम लोग का ये था C, ये था D। डेरिवेशन भी हम लोग देख लिए, कुछ पॉइंट जो है वो बच गया है वो हम लोग देख लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे थ्योरी क्लास रहेगा हम लोग का, एक क्लास हार्डली एक क्लास में खत्म हो जाएगा सारा थ्योरी जो भी बचा हुआ है ना, सैग, टेंशन, ट्रांसपोजिशन, इंसुलेटर, इतना बचा हुआ है वो एक क्लास में खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग एक्सपेक्टेशन क्वेश्चन का बात कर लेंगे कि क्या क्या आ सकता है, उसके बाद फिर हम लोग आगे नेक्स्ट चैप्टर में मूव करेंगे। सर इस तो ये चैप्टर था में हमारा